मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल में। आज की इस वीडियो में हम सभी लोग टीईटी की तैयारी के लिए बाल विकास व शिक्षा शास्त्र से संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए इन प्रश्नों को हल करते हैं। 30 प्रश्न आपको मिलेंगे। आपके कितने प्रश्न सही होते हैं कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताइएगा। पहला प्रश्न है, पियाजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था जन्म से लगभग 2 वर्ष की आयु के दौरान बच्चा सबसे बेहतर सीखता है। तो 4 विकल्प दिया गया है। इन विकल्पों में सही विकल्प क्या होगा? तो इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन सी, इंद्रियों के प्रयोग द्वारा। पियाजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था जो जन्म से लेकर 2 वर्ष की आयु तक माना जाता है, इसके दौरान बच्चा अपने इंद्रियों के प्रयोग द्वारा सबसे बेहतर सीखता है। प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। सबसे अधिक गहन और जटिल सामाजिकरण क्या होता है? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन डी, किशोरावस्था के दौरान। सबसे अधिक गहन और जटिल सामाजिकरण किशोरावस्था के दौरान माना जाता है। प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। आनुवांशिकता को सामाजिक संरचना माना जाता है। तो बताइएगा कि आनुवांशिकता को कौन सी सामाजिक संरचना माना जाता है? तो इसका सही विकल्प जो होगा ऑप्शन बी, स्थिर। आनुवांशिकता को स्थिर सामाजिक संरचना माना जाता है। प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। सीखने का वह सिद्धांत जो पूर्ण रूप से और केवल अवलोकनीय व्यवहार पर आधारित है, सीखने के सिद्धांत से कौन सा संबद्ध है? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन ए, व्यवहारवादी। प्रश्न नंबर 5 देखते हैं। प्रश्न नंबर 5 में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा समझ के लिए शिक्षण को प्रदर्शित नहीं करता है? तो समझ के लिए शिक्षण को कौन सा इन विकल्पों में से प्रदर्शित नहीं करता है? तो इसमें जो विकल्प ए है प्रदर्शित करता है, विकल्प सी भी प्रदर्शित करता है और डी भी प्रदर्शित करता है, लेकिन विकल्प बी जो है वो समझ के लिए शिक्षण को प्रदर्शित नहीं करता है। तो इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन बी, कि विद्यार्थियों को एकांकी तथ्यों और प्रक्रियाओं को याद करने के योग्य बनाना इस समझ के लिए शिक्षण को प्रदर्शित नहीं कर रहा है। प्रश्न नंबर 6 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता आंतरिक रूप से अभिप्रेरित बच्चों के लिए सही नहीं है? तो इनमें 4 विकल्पों में जो आंतरिक रूप से अभिप्रेरित बच्चे दिए गए हैं, कौन सी ऐसी है जो बच्चों के लिए सही नहीं है? तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन सी, ये हमेशा सफल होते हैं, ये बच्चों के लिए सही नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं। एक शिक्षिका अपनी कक्षा को प्रतिभाशाली बच्चों की योग्यता की उपलब्धि चाहती है। अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए उसे निम्नलिखित में से क्या नहीं करना चाहिए? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन ए, विशेष ध्यान के लिए उन्हें समकक्षियों से अलग करना। अगला प्रश्न देखते हैं। छोटे शिक्षार्थियों में निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण पठन कठिनाई का नहीं है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, शब्दों और विचारों को समझने में कठिनाई। प्रश्न नंबर 9 देखते हैं। शिक्षार्थियों का आत्मनियम खाली स्थान की ओर संकेत करता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, शिक्षार्थियों का आत्मनियम जो है अपने सीखने का स्वयं पर्यवेक्षण करने की योग्यता
की ओर संकेत करता है। प्रश्न नंबर 10 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस कथन को सीखने के लक्षण के रूप में नहीं माना जा सकता? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, व्यवहार का अध्ययन सीखना। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 11। सिद्धांत के रूप में रचनावाद, सिद्धांत के रूप में रचनावाद क्या है? तो इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन डी, दुनिया के बारे में अपना दृष्टिकोण निर्मित करने में शिक्षार्थी की भूमिका पर बल देता है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 12। सृजनात्मक शिक्षार्थी वह होता है जो, तो सृजनात्मक शिक्षार्थी कौन होता है? तो इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन बी, जो पार्श्व चिंतन और समस्या समाधान में अच्छा होता है। तो अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 13। अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से खाली स्थान का हिस्सा है। तो अवधारणाओं का विकास जो है मुख्य रूप से बौद्धिक विकास का हिस्सा है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से, खाली स्थान यहाँ भरना है, में भिन्न होते हैं। तो व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से विकास की दर में भिन्न होते हैं। ऑप्शन डी सही होगा। प्रश्न नंबर 15 देखते हैं। बच्चों के उचित विकास को समुचित करने के लिए उसका स्वास्थ्य शारीरिक विकास एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है। यह कथन इन चारों विकल्पों में से किस पर आधारित हो सकता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, सही है, क्योंकि शारीरिक विकास के अन्य पक्षों के साथ अंतः संबंधित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 16। इरफान खिलौने को तोड़ता है और उसके पुर्जों को देखने के लिए उन्हें अलग अलग कर देता है। तो ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन ए, उसके जिज्ञासु स्वभाव को प्रोत्साहित करेंगे और उसकी ऊर्जा को सही दिशा में संचारित करेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 17। बच्चे के विकास के सिद्धांत को समझना शिक्षक की सहायता करता है। तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन बी, शिक्षार्थियों की भिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप से संबोधित करने में। प्रश्न नंबर 18 देखते हैं। प्रत्येक शिक्षार्थी स्वयं में विशिष्ट है, इसका क्या अर्थ है? तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन सी, कोई भी दो शिक्षार्थी अपनी योग्यता, रुचियों और प्रतिभाओं में एक समान नहीं होते हैं, क्योंकि प्रत्येक शिक्षार्थी स्वयं में विशिष्ट है। इसका अर्थ है कि कोई भी दो शिक्षार्थी अपनी योग्यता, रुचियों और प्रतिभाओं में समान नहीं होते हैं। प्रश्न नंबर 19 देखते हैं। पुरुष स्त्रियों की अपेक्षा ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं, यह कथन क्या है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है। ये पूर्वाग्रह से प्रेरित है प्रश्न कि पुरुष स्त्रियों की अपेक्षा ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं, तो ये लैंगिक पूर्वाग्रह से प्रदर्शित है। प्रश्न नंबर 20 देखते हैं। क्रिस्टीना अपनी कक्षा को क्षेत्र भ्रमण पर ले जाती है और वापस आने पर अपने विद्यार्थियों के साथ भ्रमण पर चर्चा करती है। यह खाली स्थान है की ओर संकेत करता है। तो यह संकेत करता है सीखने के आकलन की ओर, असेसमेंट की ओर संकेत करती है। प्रश्न नंबर 21 देखते हैं। मानव विकास कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित है। निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है? तो इसमें जो मानव विकास का सिद्धांत नहीं है वो है प्रतिवर्ती।
चलिए अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 22। निःशक्त बच्चों के लिए समेकित शिक्षा की केंद्रीय प्रायोजित योजना का उद्देश्य खाली स्थान भरना है में निःशक्त बच्चों को शैक्षिक अवसर उपलब्ध कराना है। तो इसका सही जवाब जो होगा ऑप्शन सी, नियमित विद्यालयों में निःशक्त बच्चों को शैक्षिक अवसर उपलब्ध कराना होता है। प्रश्न नंबर 23 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सीखने के बारे में सही है? कौन सा कथन सीखने के बारे में सही है? तो इन चारों विकल्पों में से जो सही है ऑप्शन डी, सीखना उस वातावरण में प्रभावी होता है जो संवेगात्मक रूप से सकारात्मक हो और शिक्षार्थियों को संतुष्ट करने वाला हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। तो मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, सीखने में होने वाली कमियों का निदान और उपचार करना। प्रश्न नंबर 25 देखते हैं। शिक्षार्थी जो पहले सीख चुके हैं उनकी पुनरावृत्ति और प्रत्यास्मरण में शिक्षार्थियों की मदद करना महत्वपूर्ण है क्योंकि ऑप्शन डी सही है, क्योंकि नई जानकारियों को पूर्व जानकारियों से जोड़ना सीखने को समृद्ध बनाता है। प्रश्न नंबर 26 देखते हैं। सृजनात्मक उत्तरों के लिए क्या आवश्यक होता है? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन ए, मुक्त उत्तर वाले प्रश्न जो होते हैं उस सृजनात्मक उत्तर के लिए आवश्यक है। प्रश्न नंबर 27 देखते हैं। शिक्षार्थियों को खाली स्थान के लिए प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, शिक्षक जो पूछ सकते हैं उन सभी प्रश्नों के उत्तर याद करने के लिए प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए। प्रश्न नंबर 28 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रचनात्मक आकलन फॉर्मेटिव असेसमेंट के लिए उचित उपकरण नहीं है? तो इसका सही जो विकल्प होगा ऑप्शन सी, दत्त कार्य जो है फॉर्मेटिव असेसमेंट के लिए उचित उपकरण नहीं होता है। प्रश्न नंबर 29 देखते हैं। विद्यार्थियों के सीखने में जो रिक्तियां रह जाती हैं उनके निदान के बाद खाली स्थान होना चाहिए। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, समुचित उपचारात्मक कार्य होना चाहिए। प्रश्न नंबर 30 देखते हैं और इस वीडियो का सबसे आखिरी प्रश्न है। भारतीय समाज की बहुभाषिक विशेषता को खाली स्थान देखा जाना चाहिए। तो भारतीय समाज की बहुभाषिक विशेषता को विद्यालय जीवन को समृद्ध बनाने के संसाधन के रूप में देखना चाहिए। ऑप्शन डी सही होगा। तो ये आपका बाल मनोविज्ञान का प्रैक्टिस सेट था 30 प्रश्नों का, यहीं समाप्त होता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगले मनोविज्ञान के प्रैक्टिस सेट में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।